हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को जो बचे हुए हैं। तो आप लोगों का स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर लेक्चर सीरीज में। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था, हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल दिया था गिवन बाय वेव फंक्शन, और इसका ऑर्बिटल आपसे पूछा था कि ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें मैंने एक मेथड आपको बताया था सॉल्व करने का कि आर की मिनिमम पावर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसके वेव फंक्शन के दो मेथड होते हैं ऑर्बिटल फाइंड आउट करने के। तो मैं आपको दोनों मेथड वन बाई वन डिस्कस करता हूँ। देखिए, कोई भी अगर आपको वेव फंक्शन दिया होगा एन आर स्क्वायर ई टू दावर माइनस आर बाई 3a0 यहाँ पर दिया हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस वेव फंक्शन में आपको दो पार्ट है, एक है रेडियल पार्ट, दूसरा है एंगुलर पार्ट। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एन और एल को। ठीक है, तो एल का कैलकुलेट करने का दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप आर का मिनिमम पावर ले लो। सपोज यहाँ पर r की पावर 2 है तो ये मिनिमम पावर है। अगर मान लो अगर ये ब्रैकेट में भी r होता और यहाँ पे भी r होता तो आप r का एक पावर और बाहर लेके जाते, मतलब यहाँ r की पावर 3 करना होता। तो आप समझ गए कि r की मिनिमम पावर को लेना है, वो l को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो l की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ d ऑर्बिटल होगा। दूसरा मेथड क्या है कि जो एंगुलर पार्ट में cos की पावर होता है वो भी L को रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर L की वैल्यू इस तरह से 2 हो गई। अब बात आती है कि N की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके भी दो मेथड हैं, एक है नोड मेथड जहाँ से आप नोड कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, और दूसरा मेथड है बताता हूँ मैं। तो पहला देखिए मेथड क्या है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड। तो ये जो वेव फंक्शन है इसका रेडियल पार्ट ये है, इसको आपको जीरो करना होगा और जीरो करके देखना होगा कि r की वैल्यू कितने पॉइंट पे जीरो हो रहा है, मतलब r की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पर हमको फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर आप इसको जीरो करोगे तो r की वैल्यू जीरो पे ही एक हमको इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी, और e टू द पावर माइनस आर बाई 3a0 ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये n कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो r की वैल्यू जीरो को हम नोड कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस वेव फंक्शन में हम कंसीडर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नोड जीरो है, रेडियल नोड। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड जीरो है, और रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है ये हम सबको पता है कि n माइनस एल माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हमने इसको लगा दिया n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमको 3 मिल गया। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि जो r का एक्सपोनेंशियल का पावर दिया रहता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिया है तो इसीलिए e टू द पावर माइनस आर बाई 3a0 लिखा है, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है e की पावर माइनस जेड आर बाई na0 होता है, और z जो है यहाँ पर उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हाइड्रोजन है तो इसके लिए 1 लेंगे, तो माइनस जेड आर बाई na0, तो n की वैल्यू यहां से 3 निकल के आई। तो ये दोनों मेथड आप ध्यान में रखिए, दोनों मेथड से आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज कोई भी आपको वेव फंक्शन ऐसा दे दिया जाए जहां पर सिर्फ एंगुलर पार्ट दिया होगा, कोई वेव फंक्शन ऐसा दिया जाए सिर्फ वहां पर आपको रेडियल पार्ट दिया होगा, तो आपको दोनों ही मेथड को ध्यान में रखना है। कब मेथड कौन सा लगेगा ये आपको डिसाइड करना होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द गैस फेज रिएक्शन 2a प्लस 3b 2c में कन्वर्ट हो रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर व्हेन 2 मोल ऑफ a रिएक्टेड विद 2 मोल ऑफ b 0.8 मोल ऑफ c आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, a total pressure of 2 bar, the value of equilibrium constant kp of this reaction at a given temperature is closest to। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको सोचना होगा। सिंपल Kp का फॉर्मूला लगेगा आपको। Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये आपका फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर C है तो C का पार्शियल प्रेशर लेंगे, उसका स्क्वायर होगा
बी का पार्शियल प्रेशर उसका क्यूब होगा, ए का पार्शियल प्रेशर उसका स्क्वायर होगा। तो ये आपको सिंपल रखना है। अब पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, तो पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इसका मतलब हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए। क्लियर है, वन बाई वन आप समझिए। तो मोल फ्रैक्शन आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ईच जो स्पीसीज है उसका इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। क्लियर है। अब देखिए इनिशियल पॉइंट पे जब C0 है वहां पर A का 2 मोल लिया है, B का 2 मोल लिया है, और इनिशियल ऑब्वियसली ये 0 होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम में ये 0.8 मोल फॉर्म कर रहा है C। तो हम ये जो 0.8 मोल है C फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखो तो 2A मॉलिक्यूल अगर कंज्यूम हो रहा है तो 2C मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर 2X मॉलिक्यूल मतलब ये कंज्यूम किया होगा या डिसिपेट हुआ होगा, तो ये जो है C का 2X फॉर्म हुआ होगा। क्लियर है बात। तो हम 0.8 को हम 2X कंसीडर कर रहे हैं, तो X हमारा कितना हो गया 0.4। अब देखो यहाँ 2 मोल इसका A का कंज्यूम हुआ है, तो ये 2 मोल C का फॉर्म हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम में इसका -2x होगा, जो यहाँ पर 2x इसका फॉर्म हुआ है। और सिमिलरली आपका यहाँ पर 3 मोल लेकर के 2 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये -3x होगा। क्लियर है। तो हमने x की वैल्यू 0.4 यहाँ पर भी रख दिया, 1.2 आ गया, यहाँ पे आ गया 0.8। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया, 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.8 तो 2.8 आ गया। अब हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गया और ईच कंपोनेंट का मोल मिल गया हमको 1.2, 0.8 एंड 0.8। तो यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर A का निकाल लेंगे, 1.2 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर 2 बार है, तो इसको हमने रख दिया, PB निकाल लिया, PC निकाल लिया, फिर हमने इस वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले में रख दिया, और फाइनल आंसर हमको मिल गया KP का वैल्यू 2.4। तो फाइनल आंसर होगा 2.4। क्लियर है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन टाउ दिया है, इन द टेबल इज इक्वल टू द फॉलोइंग सुपरपोजिशन ऑफ द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। C2 भी पॉइंट ग्रुप दिया है, और यहाँ पर आप देखो कि ये इरिड्यूसिबल कैरेक्टर है और ये जो है रिड्यूसिबल है। तो आपको ये रिलेशन निकालना है। तो देखिए मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है। तो ये होता है, देखिए Ni कोई भी इरिड्यूसिबल 1/h। h क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। जैसे यहाँ पर C2 भी पॉइंट ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे वो उनके सम को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर E1 है, C2 1 है, सिग्मा V1 है, सिग्मा V' 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 4। अब n क्या होता है, देखिए समेशन ओवर n काई r काई IR। तो यहाँ पे n क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसके, और ये जो काई r होता है ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर होता है, जैसे 8 हो गया। और ये काई IR होता है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सपोज अगर आप A1 के लिए निकाल रहे हैं तो 1 होगा, ठीक है, E के केस में, C2 होगा 1 के केस में, सिग्मा V 1 के केस में, सिग्मा V' 1 के केस में। तो चलिए आइए एक समझते हैं, A1 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया 1/4। अब देखिए n क्या होगा, E की वैल्यू हो गई 1, फिर उसका रिड्यूसिबल IR इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कैरेक्टर लोगे आप तो 1 आएगा, और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कितना है 8 है, तो 8 इंटू 1 इंटू 1। देन आप C2 में आ जाओ, C2 में क्या होगा, कोफिशिएंट 1 है तो कोफिशिएंट 1 लिया। अब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन -2 है तो यहाँ -2 लिया। कोफिशिएंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिया। फिर आप सिग्मा V' के केस में आ जाओ, तो कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया। अगेन यहाँ पर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का 1 है और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का -6 है तो ये रख दिया। देन ऐसे ही सिग्मा V' के लिए रख दिया, तो फाइनल आंसर 1 आ गया।
देन हमने A2 के लिए कैलकुलेट किया सिमिलरली, तो हमको 2 मिला। B1 के लिए कैलकुलेट किया तो 0 मिला। तो आप देखो, जब आपने A1 और A2 निकाल लिया तो आपको एक ऑप्शन ढूंढना होता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो A1 मिल गया हमको और A2 मिल गया, तो A2 का 2 मिला है, तो इसका मतलब या तो पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। अब इन दोनों में देखो कि हमने B का भी निकाल लिया, मतलब B1 का निकाल लिया, तो B1 आ गया 0, तो इसका मतलब है हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखिए, द मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी ऑफ सॉलिड OCS वुड बी क्लोजेस्ट टू। तो ये कैसे करना है? देखिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हो कि जो इंट्रोपी चेंज होता है फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वो 0 होता है, मतलब उसकी इंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता है। हम इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि उसका हम मान लेते हैं कि वो जो परफेक्ट क्रिस्टल है ना, उसका सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन हो सकता है। सपोज अगर जैसे यहाँ पर OCO मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अगर ये परफेक्ट क्रिस्टल की तरह होता तो ये सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन शो कर सकता है, मतलब एक ही ज्योमेट्री शो करेगा, मतलब OCS ही रहेगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, और ये दो ओरिएंटेशन शो करता है, एक OCS हो सकता है और दूसरा SCO हो सकता है। तो एक मॉलिक्यूल के पॉसिबल जो वे है अरेंजमेंट का वो 2 है, तो एक मोल के लिए कितना होगा? 2 की पावर Na हो जाएगा। और हम जानते हैं कि मोलर रेजिडुअल एंट्रोपी जो होता है 1 मोल के लिए, ये S = KLN W होता है। W यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल वे होता है या अरेंजमेंट होता है। K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K की वैल्यू R/Na ले सकते हैं, तो यहाँ R/na लिया, 2 की पावर Na लिख दिया, तो ये Na कैंसिल हो गया, ये अवोगाद्रो नंबर है। S = R/ln2 आया, तो फाइनली हमने इसका वैल्यू रखा 8.314.693। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे आप CSIR के एग्जाम में हो तो वहां पे मतलब आपको कैलकुलेटर तो नहीं अलाउ है, तो आप सिंपली 0.69 को आप 0.7 कंसिडर कर सकते हो। तो 0.7 × 8 मतलब 56, मतलब 5.8 के आसपास या आएगा आंसर, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस इज पुट थ्रू द साइकिल शोन इन द फिगर, द टोटल वर्क इन जूल डन ड्यूरिंग द साइकिल। तो ये देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये प्योरली बेसिक क्वेश्चन है, और इंटरमीडिएट बेस्ड, मतलब इंटरमीडिएट में इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। देखिए, पूरा साइकिल A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, और C से D जा रहा है, फिर D से A आ रहा है, तो पूरे साइकिल का वर्क डन पूछ रहा है। आप देखो, जब पॉइंट A से B जा रहे हो तो उस केस में क्या है कि इधर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम आपका 23.24 से 46 हो रहा है, जबकि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो इसके केस में वर्क डन आपका -P × ΔV होता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है WAV में वर्क डन हो गया -P × ΔV। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेशर है वो 2 बार है, देखिए आप यहाँ पर ये 2 बार है। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो 46 - 23, तो ये आंसर आ गया आपका -46.48। फिर आपको BC, अब आपको ये BC वाला प्रोसेस देखना है कि ये तो डिक्रीज कर रहा है, ये मतलब आइसोथर्मल भी हो सकता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा प्रोसेस है? तो B पॉइंट पे आपको प्रेशर और वॉल्यूम को देखना है, तो उसको हमने नाम दे दिया P1 और V1। फिर C पॉइंट पे हमने देखा P2 और V2। तो ये आप सिंपल आप देख सकते हो कि P1 V1 = P2 V2 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये प्रोसेस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है ये हमको पता है कि W - nRT ln V2/V1 होता है। अब देखो, आपको टेम्परेचर तो दिया नहीं है, कैसे निकालोगे? तो ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस के एक्सपेंशन में क्या होगा कि PV = nRT को फॉलो करेगा।
तो सपोज अगर ये बी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो या सी पे निकाल रहे हो, किसी पे भी निकाल सकते हो, यहाँ निकालो या यहाँ। तो P1 V1 इक्वल टू nRT1, तो हमने T1 निकाल लिया यहाँ पर, ये आया 1120। ठीक है, इसके बाद हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पे टेम्परेचर की जगह पे, तो हमारा जो वर्क डन आया BC प्रोसेस में, ठीक है, ये हमें -65.07 लीटर बार में आएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रोसेस है हमारा C से D जब जा रहे हैं हम, ठीक है, C से D जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये भी क्या है कि आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब वर्क डन जो होगा -P×ΔV होगा। यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम आपका होगा 23 और इनिशियल वॉल्यूम होगा 92। और लास्ट जो प्रोसेस है ये आप देखो कि इस केस में D से A में जाने में ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मतलब उसके वर्क डन 0 होगा। तो ये देखो आप CD जो प्रोसेस है यहाँ पर वर्क डन होगा 69.72। और लास्ट में जो DA प्रोसेस है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वर्क डन 0 होगा। तो जो टोटल वर्क होगा ये -41.83। और ये देखो जो वर्क डन आया है ये लीटर और बार में आया है, लेकिन जो आपका आंसर पूछा है यहाँ पर वो जूल में पूछा है, और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल। तो ये जो आंसर आपका आया है लीटर बार में, इसमें आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपको आंसर मिला -4183 जूल। तो ये आपका जो है दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन दैट इज डिजेनरेट विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये देखिए कि कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिजेनरेट कब होता है। तो डिजेनरेट का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्वांटम में उसकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे किसी ऑर्बिटल को पहचानें कि उसकी एनर्जी सेम है या डिफरेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि तो यहाँ पे जो हमारा डिजेनरेट ऑर्बिटल फाइंड आउट करना होता है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ नोड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑर्बिटल डिजेनरेट होंगे। तो सपोज ये देखिए आप यहाँ पर कि जैसे मैंने ये ऑर्बिटल बनाए हुए हैं बेंजीन रिंग के, तो 6 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर एक नोड मिल रहा है और एक नोड आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और सेम चीज़ है यहाँ पर देखिए, एक नोड यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा नोड यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही ऑर्बिटल के दो नोड्स हैं, मतलब ये दोनों ही ऑर्बिटल क्या है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं कैसे। ये आपका गिवन ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। ठीक है, वेव फंक्शन क्या है, 1/2 chi2 + chi3 - chi5 chi6। ठीक है, तो नोड तो हम सबको पता है कि जहां पे फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है। अब देखो आप बेंजीन रिंग बना लो। ठीक है, तो आप देखो कि ये और ये ऑर्बिटल, जैसे मैंने बताया कि ये और ये ऑर्बिटल डिजेनरेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि पहला जो है यहाँ पर chi1 0 है, मतलब chi1 को यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मतलब वो 0 है। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दो। दूसरे नंबर कार्बन पे आओ, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिखा। तीसरा जो है एटम, उसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। चौथा यहाँ पर नहीं है तो उसको हमने डॉट कर दिया, 0 कर दिया। chi5 मतलब पांचवा जो एटम है उसका निगेटिव कोफिशिएंट है, तो हमने निगेटिव लिख दिया। छठे का भी निगेटिव है तो निगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने नोड्स मिल रहे हैं आपको, तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक नोड है, मतलब ये 2 नोड हैं इस ऑर्बिटल में। अब सिमिलरली हमको ऐसा ऑर्बिटल इन चारों में से फाइंड आउट करना है जिसमें 2 नोड्स हैं। क्लियर है बात, समझ गए? तो वो हमारा डिजेनरेट ऑर्बिटल होगा। तो पहले के केस में चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो आप chi1 में पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो हमने पॉजिटिव लिया। सेकंड पॉजिटिव है, थर्ड नेगेटिव है, फोर्थ नेगेटिव है, 5 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर एक नोड पॉजिटिव और यहाँ पर है निगेटिव के बीच में, दूसरा नोड कहाँ पर है, 5 6 के बीच में है। तो ये भी ऑर्बिटल क्या है कि सेम नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है,
दो आ रहा है और यहाँ पर भी दो नोड्स था, तो इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, डिजेनरेट है। अब हम दूसरे ऑर्बिटल का जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं है। यहाँ देखो x1 0 है, ठीक है, x1 नहीं दिया है। हाँ, तो ये एक्चुअली मैं थर्ड वाले को किया हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो थर्ड वाले में पहला जो कोफिशिएंट है देखो वो पॉजिटिव है, सेकेंड वाला नेगेटिव है, थर्ड वाला नेगेटिव है, फिर फोर्थ क्या है, पॉजिटिव है, फिर 5 क्या है, नेगेटिव है, फिर 6 क्या है, नेगेटिव है। तो आप यहाँ पे देखो एक नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से 4 नोड इसमें मिल रहे हैं जो कि मैच नहीं करता है हमारे गिवन ऑर्बिटल से, ठीक है। तो आप आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो फर्स्ट होगा, पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फॉर रिएक्शन K प्लस Br2, KBr बन रहा है और Br निकल रहा है, विच फॉलो द हार्पून मैकेनिज्म। हार्पून मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें एक्चुअली ये फिशिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें इस की टाइप का होता है जहाँ पे मछलियाँ आगे फंसती हैं, तो इसको बोलते हैं हार्पून मैकेनिज्म। तो अभी मैं समझाता हूँ इसको क्यों। द रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन इज क्लोजेस्ट टू, तो वो रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन को पूछ रहा है। तो ये पहले आपको इसके बारे में जानना होगा कि रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन क्या है और हार्पून मैकेनिज्म क्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ये पोटेशियम है तो ये Br2 के साथ रिएक्ट करेगा। कब रिएक्ट करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज करेगा मतलब वो कितना इंथैल्पी चेंज होगा उसमें, उसके आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगा, राइट। और ये Br2 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा वो उसके चेंज इन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा, राइट। तो आप देखो कि इन दोनों प्रोसेस में कितना एनर्जी चेंज होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी माइनस, मतलब ये जो होता है इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये जो है निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है, तो टोटल एनर्जी होगा आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, इलेक्ट्रॉन चेंज है, तो ये E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। और ये R क्या होता है, ये रेडियस ऑफ रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है कि सपोज ये Br2 मॉलिक्यूल है और ये जो है ये आपस में क्लोज कांटेक्ट में होते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है, और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इनका एक मिनिमम जो है अपना डायमीटर होता है, जिसके अंतर्गत अगर K मॉलिक्यूल आएगा, पोटेशियम मॉलिक्यूल आएगा, तो वो रिएक्ट करेगा। तो इस पूरे एरिया को बोलते हैं रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन। हाँ, इसको बोलते हैं रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर जैसे ये मॉलिक्यूल है Br और ये Br है, तो इनका एक ओवरऑल एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसमें अगर पोटेशियम आयन अगर प्रेजेंट होता है तो वो कोलिजन करके इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके साथ रिएक्ट करेगा और KBr और Br बनाएगा। तो सिंपल आपको यही करना है, आपको R निकालना है, देन आपको ये रेडियस मिल जाएगा सर्किल का और इसका एरिया निकालना है, मतलब पाई R स्क्वायर निकालना है आपको। तो सिंपल आपने ये फॉर्मूला लगाया, आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, इंथैल्पी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आपको दी है 422.5 किलो जूल में है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, और पर मोल है तो आपको इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा कि कितने मॉलिक्यूल हैं। तो आप सिंपल 6.023 से आप डिवाइड कर दो इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आकर के, तो ये फाइनली आएगा 8 × 10⁻10। देन आप इसका क्रॉस सेक्शन निकालोगे तो 3.14 इंटू ये वैल्यू रखोगे आप, तो ये आंसर मिलेगा 2 × 10⁻18 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया ये मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन द प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ ए XY मॉलिक्यूल द एडजेसेंट लाइन आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर इनवर्स। If the molecule is irradiated by a radiation of इतना, then the first stroke line is appeared at। तो आप यहाँ पे तो देख रहे हो कि प्योर रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम लिख रहा है, ठीक है, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल का लिख रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है कि फर्स्ट स्ट्रोक लाइन,
तो इसका मतलब है कि ये रमन रोटेशनल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, तो अब रमन में क्या होता है कि यहाँ पर देखो ये दिया है कि प्योर रोटेशनल में मॉलिक्यूल सेपरेटेड है 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम जानते हैं कि उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जब वो J से J+1 में जाते हैं तो इनका बीच का डिफरेंस होता है प्योर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में 2b। तो 2b इक्वल टू होता है 4 सेंटीमीटर इनवर्स है, ये दिया है। तो यहाँ से b हमने निकाला 2 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बोल रहा है कि मॉलिक्यूल जो है 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स से रेडिएट किया जाता है। तो ये सपोज जो है मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक रेडिएशन डाल रहे हैं जिसका एनर्जी है 30,000। तो अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा कि या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या खुद इस रेडिएशन को एनर्जी देगा। तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब ये स्टोक्स लाइन मिलेगा। अगर ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी देगा तो मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब स्कैटर्ड रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब वो एंटी स्टोक्स लाइन होती है। ये तो हम सबको पता है। तो अब देखते हैं कि जो एनर्जी होती है रोटेशनल में हमें पता है कि BJ+1 होता है। जो डिफरेंस आता है वो आता है 4J+6 इन केस ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब वहां पे सिलेक्शन रूल लगता है आपका डेल्टा J इक्वल टू 0 ±2। तो 0 है रैले लाइन के लिए, +2 है स्टोक्स लाइन के लिए, -2 है एंटी स्टोक्स लाइन के लिए। तो यहाँ हम स्टोक्स लाइन के लिए ले रहे हैं, तो ये हमको मिला डिफरेंस। अब जब पहली लाइन मिलेगी मतलब J इक्वल टू 0 पे, तो उनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 6b होगा, राइट। तो ये है 6b होगा। और उसके बाद जो मिलेगा डिस्टेंस, जो डिफरेंस मिलेगा लाइन का, वो 4b होता है। तो ये होता है आपका सिंपल जो रेडिएटेड रेडिएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। और देन ये स्टोक्स लाइन, इनकी एनर्जी कम होती है, एंटी स्टोक्स की ज़्यादा होती है। तो सिंपल आपको स्टोक्स निकालना है, तो आप यहाँ पे 6b घटा दीजिए, आंसर आपको निकल के आएगा 29,988। तो आपका पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट हैज द स्मॉलेस्ट डिबाई लेंथ एट 298 केल्विन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। डिबाई लेंथ पूछ रहा है। डिबाई लेंथ का फॉर्मूला याद है, मैंने अपने वीडियो में बताया है, जो वीडियो मैंने आपको बताया है उसमें जो है ये मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है। डिबाई लेंथ ये क्या होता है कि एक चार्ज का आपका लेयर बन जाता है कि जहां तक कोई भी आयन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब वो शिल्डेड महसूस करेगा। ठीक है, शिल्डिंग होती है। तो वो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक होता है, तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिबाई लेंथ। और ये फॉर्मूला होता है ε0 εr kBT/2NaIe²। तो ये सिंपली आप देखो कि I √I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब I क्या होता है, हाफ CIZI² होता है। तो C यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है जो कि यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया 0.01 सबका। ठीक है, और ZI क्या है, चार्ज है। अब चार्ज हमको देखना है कि कौन से आयन का चार्ज सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब है उसका I वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। अगर I ज्यादा होगा तो उसका डिबाई लेंथ कम होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ज NaCl के केस में +1 -1 है, जबकि Na2SO4 के केस में +1 -2 है, और CuCl2 के केस में 2 + -1 है, और यहाँ LaCl3 के केस में +3 -1 है। तो सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पर होगा, तो इसका मतलब है इसका आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। और अगर इसका आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसका डिबाई लेंथ सबसे कम होगा। क्लियर है बात, समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Cp-Cv for a non-ideal gas differs from Cp-Cv for a perfect gas by the expression। तो ये आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअली। तो कैसे आप इनिशिएट करोगे ये आपके लिए सोचने वाला टास्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बेसिक इक्वेशन याद करो, इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपको जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट था इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये मैंने आपको अपने थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डिटेल में इसको समझना है तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू होता है T × ΔP/ΔT एट कांस्टेंट V - P। तो ये देखिए आप Cp-Cv हम सब जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए nR के इक्वल होता है। नॉन आइडियल गैस के केस में Cp-Cv क्या होगा,
तो आप सिंपल देखो, तो अब हमको क्या मिलेगा नॉन आइडियल के लिए कि Cp माइनस CV, ठीक है। तो आप Cp की वैल्यू जानते हैं कि ये क्या होता है, dH/dt एट कांस्टेंट P होता है, ठीक है, माइनस CV कर दिया मैंने। उसके बाद H को हम लिख सकते हैं U प्लस PV, राइट। तो हमने यहाँ पर दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, du/dt एट कांस्टेंट P प्लस डेल्टा PV/dt एट कांस्टेंट P माइनस CV कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पर अगर इंटरनल एनर्जी हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन हो तो हम du की जगह क्या लिख सकते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन du/dv एट कांस्टेंट T इंटू dv प्लस du/dt एट कांस्टेंट v इंटू dt। अब जब इस du को हम dt से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, देखो du/dv एट कांस्टेंट t इंटू dv/dt, ठीक है, प्लस du/dt एट कांस्टेंट v, और ये आपका होगा cv, ठीक है। तो ये cv अब देखो यहाँ पे आएगा du/dv एट कांस्टेंट t इंटू dv/dt, ये वाला dt डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये dt आएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ये dv/dt होगा और इसकी जगह पे हम CV रखेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस CV है और यहाँ पर ये टर्म जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस CV आएगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद ये टर्म बचेगा और इसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, और प्लस डेल्टा PV/ΔT एट कांस्टेंट P, इसके टर्म को हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है, समझ में आया बात। तो du/dv एट कांस्टेंट T, अगर इसको आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो dv/dt एट कांस्टेंट P, जो कि यहाँ से हमने निकाला अभी, प्लस P। अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी आइडियल गैस की, वो सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया और आपका जो है आइडियल गैस है, तो वहाँ पर हम उस प्रेशर को कांस्टेंट ले लेंगे और वो सिर्फ वॉल्यूम, हम सपोज करेंगे कि वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो डेल्टा V/ΔT एट कांस्टेंट P। अब हम सिंपल आइडियल गैस के लिए Pv = nRT जानते हैं, तो हम यहाँ से dv/dt एट कांस्टेंट P निकालेंगे तो nR/P मिलेगा। हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये सिंपल nR हमको मिल गया। तो अब देखो कि हम देख रहे हैं कि ये कितने से डिफर कर रहा है। आइडियल गैस के लिए ये Cp माइनस CV nR होता है, जबकि नॉन आइडियल गैस के लिए कितना आया, du/dv एट कांस्टेंट T इंटू dv/dt एट कांस्टेंट P। अच्छा, अब ये जो है ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका जो है ये सही हो रहा है। तो ये आपको कैसे समझ में आया कि हाँ क्या प्रोसीड करना है मुझे, तो सिंपल आपको देखिए ऑप्शन देखना है यहाँ पर, हाँ कि कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये du/dv एट कांस्टेंट T है, तो अगर आप इस इक्वेशन को एक दो बार प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आप सिंपल जो है बेसिक फार्मूला तो जानते हैं कि Cp की जगह हम ΔH/ΔT एज कांस्टेंट P रख सकते हैं। अब H की जगह हमने U प्लस PV कर दिया इसको, तो ये सिंपल ये इस इक्वेशन में फॉर्मेट में आ गया। अब हम U को जानते हैं कि हम उसको इंटरनल प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब du/dv एट कांस्टेंट T कर सकते हैं अगर हम U को V और T का फंक्शन ले तो, ठीक है। तो हमने वही किया, सिंपल CV के टर्म में कन्वर्ट किया, CV यहाँ से माइनस हुआ, देन हमारा जो बचा है टर्म वो ये है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया और ये आ गया आपका। तो ये थोड़ा लेंदी मतलब कैलकुलेशन था इस पेपर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन द ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथाइलिन द IR इनएक्टिव मोड कितना है, ठीक है। तो आप देखो IR इनएक्टिव, तो जानते हैं हम कि कोई भी IR एक्टिव मॉलिक्यूल कब होता है, जब उसका चेंज इन डाइपोल मोमेंट होता है। तो इसका मतलब है कि ये सब मोड जो होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इसमें डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, तभी वो हमारा क्या होगा, IR इनएक्टिव होगा। तो ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोइथीन, ये आप देखो, अब सिमेट्री स्ट्रेचिंग करना है CCl का, तो हमने इसको इधर भी इक्वली स्ट्रेच किया, इधर भी इक्वली स्ट्रेच किया। अब देखो आप कोई भी डाइपोल मोमेंट का चेंज होगा क्या, जितना इधर डिस्टेंस आपने चेंज किया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, μ = Q × D, मतलब चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज,
तो यहाँ पे आप जितना स्ट्रेच किए हो इस साइड उतना ही इधर भी स्ट्रेच किए हो, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इनका जो है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो एक का डायरेक्शन इस साइड होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है हमेशा इसका डायरेक्शन। तो Cl एटम जो है निगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव, कार्बन पॉजिटिव है तो इधर होगा, और ये इस साइड होगा, ये भी पॉजिटिव टू निगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये मोड जो है इसका IR इनएक्टिव होगा। अच्छा, बाकी मोड को भी हम चेक करते हैं, देखिए, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं हुआ। अब बाकी मोड में देखिए, दूसरा मोड क्या है कि CCl एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब Cl को इधर थोड़ा सा लेस खींचा है और इधर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। तो अब देखो, जब D आपने अनइक्वल कर दिया, जब डिस्टेंस आपने चेंज कर दिया, तो ऑब्वियसली इसका डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। तो इसका मतलब है कि चेंज इन डाइपोल मोमेंट मतलब IR एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। दूसरा आप देखो कि CH एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आप चाहे CH का करो या Cl का करो, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, तो इसका मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा। चौथा ऑप्शन है कि इन फेज आउट ऑफ प्लेन CCl। अब आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहाँ तक है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये सिंपली C डबल बॉन्ड C है ऐसे, ठीक है, और ये किधर आपका Cl है, जो कि अगर मान लो आप बिलो द प्लेन है, ठीक है, ये बिलो द प्लेन मान लो आप, और इधर वाला जो Cl है ये एबव द प्लेन है। हाँ, तो इस टाइप से है, ये दोनों अपोजिट प्लेन में है। तो इसका मतलब है कि ये अगर इधर 90 डिग्री है तो वो उधर 90 डिग्री है, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट यहाँ पे भी होगा, तो इसलिए ये मोड भी IR एक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ ए सरफेस कैटलाइज्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एट वेरी लो एंड वेरी हाई प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट वुड बी रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, आप सिंपल बोल रहा है सरफेस कैटलाइज्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो एक मॉलिक्यूल है, सपोज P मॉलिक्यूल है, ये किसी सरफेस पे कैटलाइज हो रहा है, मतलब ये जा करके यहाँ पर एडजॉर्ब हो रहा है, इस टाइप से समझ सकते हैं आप। तो ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है यूनिमॉलिक्यूलर कैटलाइज्ड। तो ये जस्ट लाइक एंजाइम कैटालिसिस की तरह है कि यहाँ पर आपका एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम आ रहा है यहाँ पर सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, देन ये प्रोडक्ट बनाएगा और ये आपका जो है एंजाइम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर अगर आपको जो है माइकली मेंसन इक्वेशन अगर आपको याद है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K2E0 S अपॉन Km प्लस S, ये होता है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा यूनिमॉलिक्यूलर के लिए भी। अब S की जगह, मतलब जो S है वो सरफेस है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर एज अ प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा E0 का, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल आकर के एडजॉर्ब हो रहा है उसका E0 है सपोज, तो एट हाई प्रेशर, तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये Km की वैल्यू कम होगी, तो उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और K2E0 P/P कर देंगे, तो ये P के ऑर्डर में जीरो ऑर्डर होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा काइनेटिक्स, जबकि लो प्रेशर पे Km की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो अब हम P को निगलेक्ट कर देंगे और ये P के फर्स्ट ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होगा। तो बात समझ में आई, क्लियर है? आपको कुछ नहीं समझना था, बस ये यहाँ पर समझना था कि जो है एक मॉलिक्यूल आ रहा है, सरफेस पे कैटेलाइज हो रहा है और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, देन ये डिसोसिएट हो रहा है, प्रोडक्ट और आपका जो भी एंजाइम है। देन आपको रेट पता है कैसे लिखना है, सिंपल ये क्राइटेरिया लगाना था और बता देना था। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 और 1, ठीक है। तो एट वेरी लो एंड वेरी हाई, तो लो एंड हाई मतलब फर्स्ट और 1 पूछा था, मतलब 1 और 0 होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द लीनियर वेरिएशन मेथड यूजिंग द टू ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन द टू रूट ऑब्टेन्ड आर एप्सिलॉन 0 एंड एप्सिलॉन 1, epsilon 0 and E0 and E1, the correct relation of these with the exact ground and the first excited state energy E0 and E1 respectively। तो ये पूछ रहा है कि आपका एक लीनियर वेरिएशन मेथड, आपको पता है कि वेरिएशन मेथड क्या होता है, वहाँ पर जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए हर बार इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, कि जो एनर्जी है ट्रायल वेव फंक्शन का,
तो हम इसमें क्या करते हैं, लीनियर वेरिएशन मेथड में एक ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं, फिर उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए करते हैं। तो हम उस स्टेट का कंपेयर करते हैं कि उसका एग्जैक्ट एनर्जी कितना है और जो ट्रायल वेव फंक्शन से एनर्जी आई है वो कितनी है। देन हमारा जो ट्रायल वेव फंक्शन की एनर्जी आती है वो ऑलवेज ज़्यादा आती है ट्रू वैल्यू से, मतलब एग्जैक्ट एनर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन लिया है, मतलब दोनों ही जो फंक्शन है वो डिजेनरेट नहीं है, अलग अलग हैं। सपोज एक 2p ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है और एक आपका 3d का है। ठीक है, तो ये अलग अलग इस तरह से ऑर्बिटल के वेव फंक्शन है और इनको लिया है, इनके करस्पॉन्डिंग जो है एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी का ये रूट बोल रहा है, रूट मतलब उसका एनर्जी हो गया, तो एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 1 है। और इनके जो करस्पॉन्डिंग मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ये E0 है और इसका E1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो एप्सिलॉन 0 होगा ये हमेशा ज़्यादा होगा, मतलब ये ट्रायल वेव फंक्शन से आया है तो इसका जो रूट होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी से, एग्जैक्ट एनर्जी से, और E1 की वैल्यू, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू भी ज़्यादा होगी E1 से। तो इसका आपका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले सीरीज में 2018 नेट के क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।